नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच के साथ, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें और हमें अपना भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा में 4 की मौत, सीआईएसएफ ने की फायरिंग। बीजेपी ने जारी किया ऑडियो, कहा प्रशांत किशोर कर रहे हैं बीजेपी की जीत का दावा। बंगाल के चौथे चरण में 76% से ज्यादा मतदान, कौन निभाएगा निर्णायक भूमिका। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के दमोह में होगा उपचुनाव और देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, राज्यों ने कहा नहीं मिल रही है वैक्सीन। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के मतदान की, जो कि अब खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कि आज काफी तनावपूर्ण स्थिति में ये मतदान हुआ, क्योंकि सुबह 9:35 के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि 4 लोगों की मौत सीआईएसएफ के द्वारा फायरिंग में हुई है। तो वहां पर जो कूच बिहार इलाका है, वहां की ये घटना है। और एक पोलिंग स्टेशन है 126, जो कि शीतल कूची जो इलाका है कूच बिहार का, वहां से इस घटना की खबरें आई हैं कि जो कुछ जो शरारती तत्व थे वो पोलिंग बूथ में आ गए, उन्होंने लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की। इस बीच एक बच्चे को हल्की सी चोट लगी और उसमें किसी न किसी तरीके की मुठभेड़ की खबरें आई, जिसमें कि जो शरारती तत्व थे और जो केंद्रीय सुरक्षा बल थी, उनके बीच तनातनी थोड़ी सी हुई और उसके बाद ये फायरिंग हुई, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि एक फर्स्ट टाइम वोटर है जो कि पाथनतुली इलाके का है, बूथ नंबर 295 से। यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग इस फायरिंग में मारे गए हैं और सीआईएसएफ ने ये फायरिंग की है, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल ने। अब आपको बता दें कि इन पोलिंग बूथ्स में चुनाव आयोग ने पोलिंग को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि यहाँ के मतदान को रद्द कर दिया गया है। अगर बीएसएफ का जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक कांस्टेबल पर हमला किया था, करीब 50 और 60 शरारती तत्वों का एक ग्रुप आया और वो अपने राउंड पे थे, तब काफी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी। जिसके बाद जो क्विक रिएक्शन टीम्स थी, तो उन्होंने उस पब्लिक स्पेस को क्लियर करने की कोशिश की ताकि वो इलाका साफ हो जाए और लोग आराम से वोट डालने जा सके। लेकिन फिर वहां पर टीएमसी और बीजेपी के लोगों के बीच में झड़प हुई। झड़प के बाद ये तनातनी के बाद इस फायरिंग की खबरें सामने आई हैं और ये 2 बार हमला हुआ है। पहली बार 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप था जिसने क्लैशेस करने की कोशिश की। उसके बाद दोबारा एक 150 लोगों का एक मिसक्रिएंट्स का ग्रुप आया जो कि चीजों को मिसहैंडल करना चाह रहा था। लेकिन और जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड और एक आशा वर्कर को भी बुरी तरह से इसमें पीटा गया है। यानी कि जो कूच बिहार इलाके की ये जो 2 बूथ्स है, बूथ नंबर 126 जो कि शीतल कुची इलाके का है और दूसरा है बूथ नंबर 295 जो कि पातनतुली इलाके का है, तो ये दोनों बूथों में चुनाव आयोग ने मतदान को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब यहाँ पर काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। बताया जा रहा है कि कल ममता बनर्जी, क्योंकि ये जो 4 लोग मरे हैं ये टीएमसी के समर्थक थे, तो अब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अब ये बदला अब ईवीएम से लेंगी। कल वो वहां पर उसी इलाके में विरोध रैली करेंगी। लेकिन जैसे ही ये घटना की खबरें आने लगी तो ब्लेम गेम, जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जगह रैली कर रहे थे और जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रही हैं और टीएमसी को ये बात नहीं पच रही है कि बीजेपी के लिए एक जो भारी समर्थन है वो पूरे राज्य में दिख रहा है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वही बल है जो कि आपको आतंकवादियों से और नक्सल से आपको बचाता है और वो आपकी बंदूक से और बंदूक के ताकत से नहीं डरेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उधर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा
कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बलें हैं ये गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश पर काम कर रही हैं और इतने सारे वोटर्स को सीआरपीएफ ने मार दिया है और उनके पास ये ताकत तभी आ सकती है जब उन्हें कोई दिशा निर्देश केंद्र सरकार से मिली हो। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पता है कि वो यहाँ जीत नहीं सकते, इसलिए अब वो हिंसा का रास्ता ले रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो दो इलाके हैं, सीतलकुची इलाका ये कलकत्ता से 680 किलोमीटर की दूरी पर है। और बार बार जो ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि जो बीएसएफ है और सीआईएसएफ है वो लगातार मतदान के एक दिन पहले गांव में जाते हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बच्चे हैं और जो वहां के लड़के हैं लड़कियां हैं उनको डराने की कोशिश करते हैं और उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि आप बीजेपी के लिए वोट डालिए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। उधर डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि बीजेपी को ये पता है कि वो फेयर तरीके से अगर नहीं जीत सकती है तो फिर वो लोगों को मारने पर उतारू हो जाती है। उसी तरीके से जो टीएमसी की जो लीडर है डोला सेन, उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी उसने 2 बार फायरिंग की थी। अब इस बीच में खबरें ये आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सीआईडी इंक्वायरी करेंगी इसमें, और उधर चुनाव आयोग ने भी इस पूरे हादसे पर एक रिपोर्ट मांगी है, जो कि हमें उम्मीद है कि शायद अब कुछ ही देर में ये रिपोर्ट अब आने वाली होगी कि क्या कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माहौल है वो अब मारकाट पर उतारू हो गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। और जो पॉलिटिकल वायलेंस की जो एक हिस्ट्री थी वो अभी भी चली आ रही है, चाहे वो तृणमूल हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर जिसको मारा गया है उसके लिए बीजेपी कह रही है कि वो बीजेपी का समर्थक था। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो इतिहास है वो इस साल के विधानसभा चुनाव में भी उसकी झलक हमें देखने को मिल रही है। और अभी तक ममता बनर्जी ने कहा है कि इतनी जो मारकाट है तो वो तो पंचायत के चुनाव में भी नहीं होती जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा है। उन्होंने गिनकर ये बताया है कि अभी तक करीब 18 से 17 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 12 से 13 लोग सिर्फ टीएमसी के हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति, कहीं ना कहीं डर की राजनीति कि डरा कर धमका कर किस तरीके से वोटरों को लुभा कर और किसी एक ही पार्टी के पक्ष में लोगों को कर दो ताकि पोलिंग बूथ तक लोग ना पहुंच पाए और वोट कटना शुरू हो जाए। तो जो इस तरीके की डराने और धमकाने वाली राजनीति है, हिंसा का जो माहौल है वो दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तृणमूल का ये कहना है कि देखिए केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय, और वो लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, ये तो टीएमसी ये मारकाट करवा रही है, गुंडों के द्वारा लोगों को वहां पर पोलिंग बूथ तक भेज रही है, क्योंकि उन्हें बीजेपी की जो एक अपसर्ज दिख रही है और जिस तरीके से बीजेपी के लिए समर्थन दिख रहा है वो टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो गुंडागर्दी की राजनीति है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे फिर तृणमूल की, अभी ये बातें इन्वेस्टिगेशंस में निकल कर आएंगी और क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से फायरिंग हुई है, किसने किसको उकसाया है, अभी तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन हिंसा के बिना ऐसा लग रहा है कि राजनीति करना, सफल राजनीति करना बहुत ही मुश्किल है। और खासकर अगर वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो तो वहां पर हिंसा के बिना ऐसा लग रहा है कि न मतदान होता है न किसी चुनाव को जीता जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि इस हिंसा की राजनीति के बीच अब इस घटना के बारे में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी सीआईडी से इंक्वायरी कराएंगी और उधर केंद्र सरकार भी कुछ न कुछ रिपोर्ट मांगेगी और चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगा है। तो देखना यह होगा कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है तृणमूल कांग्रेस के प्रशांत किशोर की, जिनका जब चौथे चरण का आज मतदान चल रहा था तो उनका एक ऑडियो चैट लीक हुआ है। और ये ऑडियो जो लीक हुआ है ये क्लब हाउस ऐप पर जो चैट चल रही थी कुछ जर्नलिस्ट से और कुछ लॉयर्स के साथ, तो उस चैट को लीक किया है और बाद में अमित मालविया जो कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं
उन्होंने ट्वीट किया है। अब अगर इस ऑडियो लीक की हम बात करें कि प्रशांत किशोर ने उस बातचीत में जो जर्नलिस्ट थे, कुछ जर्नलिस्ट थे और कुछ लॉयर्स थे, और कहा जा रहा है कि जो ये लथियंस बंगलो जोन के जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ ये क्लब हाउस चैट कर रहे थे प्रशांत किशोर, जिसमें कि प्रशांत किशोर ने कुछ बातें बहुत साफ तौर पर कही हैं। और उस ऑडियो लीक में उन्होंने ये बोला है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो काफी पॉपुलर है बंगाल में, और हिंदू वोट बीजेपी के फेवर में अगर जाएगा तो 50 से 55% हिंदू वोट बीजेपी के फेवर में जा सकता है। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि करीब 1 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो बीजेपी के फेवर में वोट करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि दलितों की जो संख्या है वो करीब 27% दलित है जो कि आज बीजेपी के साथ है। और साथ में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी जीत सकती है। उसके बाद माटुआ जो पॉपुलेशन है उसके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि माटुआ जो वोट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि 75% जो माटुआज हैं वो बीजेपी के लिए वोट डालेंगे और 25% लोग टीएमसी के लिए वोट डालेंगे। साथ में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा उस ऑडियो लीक में कि जो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो ग्राउंड पर बहुत भारी संख्या में है, जिसमें से एक बहुत बड़ा तबका है जो कि लेफ्ट से आया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल डाउट में नहीं रहना चाहिए कि ये बीजेपी का जो काडर है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मोदी जी का एक कल्ट है, यानी कि उनकी एक ऐसी छवि है जिसको कि कोई ओवर रूल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है वेस्ट बंगाल में। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो राज्य सरकार है यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी है, लेकिन सेंटर के खिलाफ नहीं है। लेकिन उस क्लब हाउस चैट का जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें अमित मालविया ने लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ट्वीट की है, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही प्रशांत किशोर को ये पता चला कि ये जो क्लब हाउस चैट है ये पब्लिक हो गया है, तो उसके बाद वो चुप हो गए, यानी कि देयर वाज अ डेफनिंग साइलेंस आफ्टर व्हिच ही डिड नॉट से एनीथिंग एट द एंड ऑफ दोज क्वेश्चंस। ऐसा उन्होंने अमित मालविया ने ट्वीट किया है। अब जैसे ही ये ऑडियो लीक हुआ तो जाहिर सी बात है हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रशांत किशोर को खुद भी नहीं समझ में आया कि जो ये क्लब हाउस चैट है ये इससे पब्लिक कैसे किया गया, क्योंकि ये कुछ लॉयर्स और कुछ जर्नलिस्ट के साथ ये पूरी चैट हो रही थी, तो ये कैसे पब्लिक हो गई। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को जानने के बाद कि बीजेपी मेरी जो पूरी चैट है उसको इतना गंभीरता से ले रही है, और अपने लीडर्स की भी चैट वो इतनी गंभीरता से नहीं ले रही होगी, लेकिन बीजेपी के पास इतना दमखम होना चाहिए कि इस पूरी चैट को रिलीज करे और उसको सिलेक्टिवली ना रिलीज करे। यानी कि कुछ पोर्शन अमित मालविया ने ऑडियो को लीक कर दिया है और सारी चैट को नहीं दिखाया है, क्योंकि ये एक सवाल जवाब का एक पूरा सीक्वेंस था। आपको बता दें कि क्लब हाउस एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जिसमें ऑडियो चैट्स आप आराम से ऑडियो के साथ चैट्स कर सकते हैं, और ये अभी हाल में ही आया हुआ ऐप है जिसको लेकर आईफोन्स पर ये ऐप अवेलेबल होता है, जिसमें कि आप लाइव ऑडियोज कर सकते हैं, लाइव ऑडियो चैट्स कर सकते हैं। तो ये वही ऑडियो चैट थी जो कि लीक हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये चैट लीक कैसे हुई। अगर ये पब्लिक थी तो उसी ग्रुप में से किसी ने ये चैट लीक की है, लीक करके शायद आईटी सेल को दी होगी, और उसकी टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या होंगी कि उनको कैसे वो रिलीज हुई। तो ये तो पूरा एक रहस्य है कि ये पूरी ऑडियो चैट लीक कैसे हुई। लेकिन उससे जो बड़ा सवाल है कि ये जो चैट लीक हुई है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग शनिवार के दिन लीक हुई है, जब चौथे चरण का मतदान शुरू होने वाला था, तो इसको लेकर भी बहुत बड़ा डाउट है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये ऑडियो चैट जो है ये फेक हो सकता है, तो अब उस पर कोई संशय नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद इस बात को माना है कि नहीं, ये उन्हीं की चैट थी, ये खुद उनकी आवाज है, और लेकिन उसको सिलेक्टिवली लीक किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस चैट को सिलेक्टिवली लीक किया गया है तो इसके पीछे की मंशा क्या है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने उसको सिलेक्टिवली क्यों लीक किया। क्या लीक करके बीजेपी की आईटी सेल वहां के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है कि देखिए
प्रशांत किशोर जो पार्टी के पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी इस बात को मान गए हैं कि देखिए टीएमसी हारने वाली है। तो या क्या ये जो एक ओपिनियन है पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो चौथे चरण में मतदान कर रहे हैं, क्या उनको वहां पर इन्फ्लुएंस करने के लिए है? दूसरा जो एक सवाल सबके मन में खड़ा होता है कि आज जिस तरीके से 4 लोगों पर फायरिंग की गई, तो अर्ली मॉर्निंग ये चैट थी, अगर ये पूरी चीज प्री प्लान तरीके से की गई है, जिसको कि मैं कह रही हूं कि अगर फायरिंग प्री प्लान तरीके से की गई है तो उसी तरीके से इस चीज को भी प्लान किया गया है कि एक तरफ फायरिंग होगी, उसको लेकर खबरें जोर शोर से बनने लगेंगी और उस खबर से हम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस चैट को रिलीज कर देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको लेकर काफी लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि क्या ये एक अटेंशन डाइवर्टर था। जो हिंसा हुई है कूच बिहार में, जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई है, तो क्या उससे अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है? तो एक क्लब हाउस कंट्रोवर्सी से एक बार फिर प्रशांत किशोर सुर्खियों में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के की जो पूरी कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक की पोल स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने अभी पिछले महीने ही ट्वीट करके कहा था कि बीजेपी को 1/2 से ज्यादा सीट नहीं मिल सकती और अगर इससे ज्यादा सीट मिल गई तो वो राजनीति में शिरकत करना बंद कर देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने आज के ट्वीट में भी ये कहा है कि बीजेपी विल नॉट गेट मोर देन 100 सीट्स, दैट्स अ पीरियड, यानी कि बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। आज उस पूरी क्लब हाउस कंट्रोवर्सी के बाद भी प्रशांत किशोर ने इस बात का दावा किया है कि बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो अगर वाकई में ये हकीकत है कि बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी, तो क्या फिर इस ऑडियो लीक के जरिए वोटरों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि देखिए अब टीएमसी का कोई वजूद नहीं रह गया है पश्चिम बंगाल में? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की अगर चैट्स पब्लिक डोमेन में आती हैं, उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, तो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, जैसे जर्नलिस्ट और लॉयर्स थे जो इस चैट रूम में मौजूद थे और क्लब हाउस चैट रूम में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चैट्स को किसने रिलीज किया, कैसे रिलीज किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है जिसके बारे में अभी पड़ताल और करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी से तृणमूल कांग्रेस की छवि धूमिल होती है। उसके बारे में उसकी जो छवि है कि जो पूरा एक हवा बना हुआ था कि नहीं तृणमूल की सरकार बनेगी, वो गलत है। तो क्या इसको एक अटेंशन डाइवर्टर की तरह या इसको एक फेक न्यूज की तरह इसको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वोटर का जो दिमाग है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, और या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि जिस तरीके की जो हिंसा हुई है उससे क्या हम अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और जो एक और पॉसिबिलिटी नजर आती है जिस पर आप गौर करिएगा और आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा, कि प्रशांत किशोर को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये तो बीजेपी की आईटी सेल कह ही रही है कि देखिए किस तरीके से मोदी जी के लिए समर्थन पश्चिम बंगाल में उमड़ रहा है, लेकिन साथ में जो बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ये उनका दावा है, ये उनके हवाले से खबर आ रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से इस ओपिनियन को थोपना चाह रही है, लेकिन असलियत क्या है, इस असलियत के बारे में हमें 2 मई को पता चलेगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे हिंसा हो, चाहे ऑडियो लीक्स हो, चाहे इमोशनल कार्ड हो, साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें आपको इसमें नजर आ रही हैं। हिंसा की राजनीति, इमोशनल कार्ड, हिंदू कार्ड, ऑडियो लीक्स, अनैतिकता, पूरी इस चुनाव में आपको अनैतिकता के कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। किस तरीके से संघीय ढांचे पर प्रहार हुआ, हिंसा का हमने सहारा लिया, उसके बाद हमने जो केंद्रीय सुरक्षा बलें हैं उनकी ताकतों का इस्तेमाल किया बीजेपी ने, जिस तरीके के आरोप लग रहे थे। तो क्या कुछ इस चुनाव में नहीं हुआ है? दोनों ने, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इसका नतीजा हमें 2 मई को पता चलेगा। तब तक के लिए हमें इंतजार रहेगा और इस पूरी खबर पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब इस चुनावी गहमा गहमी के बीच अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर में, जो चौथे चरण का मतदान है उसके बारे में। 373 कैंडिडेट्स का ये पूरा जो चौथे चरण का मतदान था, जिसमें कि कई डिस्ट्रिक्ट्स आज इसमें शामिल थे। हावड़ा पार्ट 2, साउथ 24 परगनास, हुगली पार्ट 2, अलीपुरद्वार, कूच बिहार,
44 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें कि 9 हावड़ा से हैं, 11 साउथ 24 परगनास, 5 अलीदुआरपुर, 9 कूच बिहार और 10 हुगली में। और कुछ प्रोमिनेंट फेसेस जो आज के मतदान में देखे गए वो थे बाबुल सुप्रियो वर्सेस अरूप बिस्वास जो कि टीएमसी के लीडर हैं। उसी तरीके से पार्था चैटर्जी वर्सेस जो फिल्म एक्टर हैं श्रावंती चैटर्जी। उसी तरह से जो टीएमसी से जो बीजेपी में अभी शामिल हुए थे राजीव बनर्जी, लॉकेट चैटर्जी, ये कुछ प्रोमिनेंट फेसेस थे। अब आपको बता दें कि जो 2019 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने जो उत्तर बंगाल है और जो जंगल महल का एरिया है वो पूरा जीत लिया था, लेकिन साउथ बंगाल नहीं जीत पाई थी। इसलिए जो ये नॉर्थ बंगाल का इलाका है वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए। अब आपको बता दें कि 2019 की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी कूच बिहार और अलीदुआरपुर दोनों इलाकों में उसने हार का सामना किया था। और इस इलाके में दोनों बीजेपी और तृणमूल राजवंशी पॉपुलेशन जो है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो इलाका है जहां पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट किसी जमाने में हुआ था और इसलिए वहां पर बीजेपी नारायणी सेना की जो एक दल है उसका प्रॉमिस कर रही है कि वो अगर इलेक्ट हो जाएगी तो वो करेगी। तृणमूल कांग्रेस उसी तरीके से नारायणी बटालियन की बात कर रहा है। तो जो पूरी राजवंशियों की जो जनसंख्या है उसको जीतने की कोशिश दोनों पार्टीज कर रही हैं। अब आपको बता दें कि 25% माइनॉरिटी वोट है और यहाँ पर बीजेपी ने इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा इशू उठाया है। और आपने देखा होगा कि कई बार अमित शाह ने इस बात को कहा है कि यहाँ पर परिंदा भी नहीं पैर मार सकेगा और ये हम देखेंगे कि कैसे बाहर की जो जनता है वो यहाँ पर बाहर के देश से यहाँ आएगी। अब आपको बता दें कि जो अलीदुआरपुर का जो पूरा इलाका है यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी टी गार्डन्स पर चलती है और यहाँ के लिए जो विमेन वोटर्स हैं यानी कि महिला वोटरों की संख्या आज के जो चरण का जो मतदान है उसमें बहुत ज्यादा है। टी गार्डन्स के लोगों को लेकर कहा है कि आपको जो मिनिमम वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाएगा। तो तमाम तरीके की प्रॉमिसेस की गई हैं। अब देखना ये होगा कि ये चरण निर्णायक जरूर होगा, लेकिन ये गेंद किसके पाले में जाती है, बीजेपी के या तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि दोनों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 के जो चुनाव थे और 2016 के जो चुनाव थे उसके बीच में एक भारी डिफरेंस दोनों चुनाव के बीच में दिखा है, यानी कि बीजेपी को काफी एडवांटेज मिली है, लेकिन बीजेपी उस एडवांटेज को रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और टीएमसी इन इलाकों में 2019 के चुनाव के बाद क्या इन इलाकों में वापस अपना विश्वास मत हासिल कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब इतने सारे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जो रंग हैं चुनाव के उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बात करते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। जी हाँ, जो दमोह का इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर उपचुनाव 17 तारीख को होने हैं। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी ने अब उनको टिकट दिया है और अब दामोह में उपचुनाव है। लेकिन ये उपचुनाव आज सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के बाद बार बार हलचल मची हुई है और लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शिवराज सिंह ने अपनी ट्वीट में क्या कहा है। अपनी ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि चुनाव में केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा दो, घरों से बाहर निकल जाओ, ये चुनाव आपको लड़ना है, जिस बूथ पर बीजेपी सबसे अधिक वोट से जीतेगी वहां सबसे पहले मैं आऊंगा। अब आपको बता दें कि एमपी इस समय एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर 7 डेज का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ज्यादातर जो प्रशासनिक ऑफिसेज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उनको वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे के लिए बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यूज लगाए गए हैं। और अगर दामोह की मैं बात करूं तो दामोह में ही पिछले 24 घंटों में कई 29 के करीब इन्फेक्शन आ चुके हैं। इसी इलाके में 94 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं एमपी के नरेंद्र सलूजा, तो वो इस समय काफी चुटकी ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट की कि एक तरफ वो लॉकडाउन अनाउंस करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि कार्यालय बंद रहेंगे, प्रशासनिक कामकाज ठप रहेगा वीकेंड में क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जब दामोह में उपचुनाव की बारी आती है तो वो लोगों को कहते हैं कि अपने घर से बाहर निकलें।
तो इसको लेकर नरेंद्र सलूजा ने ये लिखा है कि ये कैसा दोहरा चरित्र है जिसका प्रदर्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और किस मुंह से वो लोगों को बोल रहे हैं कि घरों से बाहर निकलो। क्या वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रैली में शिरकत करने वाले लोग हैं, क्या उनको कोरोना का डर नहीं है? और इसीलिए लोग बार बार वहां पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एमपी के दामोह इलाके में कोरोना बैन है, क्या कोरोना उस इलाके में जाने से डरता है? लेकिन जब ये सवाल आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछे तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये तो चुनाव आयोग का क्षेत्र है और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी नियम हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज ये दामोह का सवाल नहीं, आप पश्चिम बंगाल के भी अगर जितनी भी रैलीज उठाकर देख लीजिए, तो चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, जब वो स्टेज पर जाकर भाषण देता है तो उनके मुंह पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। रैली में बैठने वाले कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। तो सवाल ये उठता है कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर की जो अफरा तफरी मची हुई है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो चुनाव के आगे कोरोना भी फेल हो जाता है। तो ये किस तरीके के जो मापदंड है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे नेता लगाते हैं। आज वो नेता कोई भी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा जी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, ऐसा लग रहा है कि कोरोना चुनाव के आसपास नहीं घूमता, रैलीज के आसपास नहीं घूमता है, लेकिन जहां जो चुनाव क्षेत्र नहीं है वो बिल्कुल कोरोना से संक्रमित है, लेकिन जिस एरिया में चुनाव है वहां पर कोरोना बिल्कुल जाने से डरता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लापरवाही, बेवकूफी, या फिर जानबूझकर आप वहां के लोगों को कोरोना से संक्रमित करना चाह रहे हैं? ये कैसी लापरवाही है? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं देश के बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर। जी हाँ, 24 घंटे में जो हमारे पास फिगर्स आई हैं वो 1,45,000 नए इन्फेक्शंस हैं और 794 मौतें दर्ज हुई हैं। यानी कि कोरोना अपने पूरी चरम सीमा पर है इस समय और काफी एक भयावह स्थिति लोगों के बीच इस समय है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच टीकाकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों ने शिकायतें की हैं कि किस तरीके से वैक्सीन की किल्लत बढ़ रही है, क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाईज हैं। इसको लेकर भी आज जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि उनके राज्य के पास सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। उनके पास लगभग 5.7 लाख डोजेस बचे हुए हैं और हर दिन पंजाब में 85,000 से लेकर 90,000 लोगों का टीकाकरण होता है। तो अगर इस मापदंड से अगर आप चलेंगे तो सिर्फ 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने आज सोनिया गांधी से भी बातचीत की, एक वीडियो कॉल पर इस चीज को लेकर उन्होंने बताया है और साथ में केंद्र सरकार को भी लिखा है कि उनको जो नई डोजेस की जो वैक्सीन, जो नई जो एक ट्रेंच है वैक्सीन का, वो उनके राज्य में पहुंचाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जो पूरी स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। इस समय महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बार बार यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा मामले हैं। 60,000 जो ये आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का महाराष्ट्र का, वो पार कर चुका है। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी चल रही है, उसमें ये तय होना होगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 1 लाख के ऊपर का जो आंकड़ा है वो भारत में बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं था कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी, टीकाकरण पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग जाएगा? जहां तक महामारी का सवाल है, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए सरकार कितना तैयार थी? कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन सरकार, जहां तक प्लानिंग का सवाल है, प्रोडक्शन का सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन जो टीका का होना है उसका सवाल है, तो उसको लेकर तो प्लानिंग हो ही सकती थी। हम ऐसा कैसे मान लें कि सरकार को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इस टीके की शॉर्टेज हो सकती है? और अगर ये लिमिटेड सप्लाईज हैं तो ये लिमिटेड सप्लाई क्यों थी? क्या ये लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं था? क्या हमें ठीक से पहले से प्लान नहीं करना चाहिए था कि हमने टीकाकरण का अभियान लॉन्च कर दिया लेकिन हमारे पास स्टॉक की कमी हो सकती है, उसके बारे में हमने कोई सोच विचार नहीं किया?
और लेकिन सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा भारत बायोटेक, जो कि इस समय वैक्सीन बना रहा है। तो आप बाकी वैक्सीन प्लेयर्स को अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अच्छी खबरें मिल सकती हैं, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन भी लेकर आ रहा है स्पुतनिक 5, उसकी भी वैक्सीन आ सकती है, लेकिन ये अभी थोड़ा दूर की बात है। लेकिन उनका क्या होगा जो लोग टीकाकरण लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं, या फिर जो लोग रोज टीकाकरण के केंद्रों से लौट रहे हैं सिर्फ उस नोटिस को देखकर कि यहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उनका क्या होगा? क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? उन लोगों का क्या होगा जिनको की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज कब लगेगी, कब वैक्सीन अवेलेबल होंगी? ये तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद जो एक भयावह तस्वीर सामने आ रही है कि उन डॉक्टर्स को जिनको दोनों डोजेज कोरोना के वैक्सीन की लग चुकी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पूरी वैक्सीन की जो पॉलिसी है उसको लेकर आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और वैक्सीन लगवाने से क्या आप महफूज हैं। ये सारे सवाल इस समय लोगों को चिंता में घेरे हुए हैं, लेकिन सरकार प्रिपेयर्ड नहीं है, ये भी इससे बिल्कुल साफ है। इन सारी खबरों पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर, देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।